ठीक है, तो अभी तक जो है पढ़ लिए कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, रोग किसे कहते हैं, फिर पढ़े कि रोग किससे किससे होता है, फिर पढ़े कि कुछ जो सामान्य रोग हैं जैसे कि टाइफाइड, मलेरिया, टेटनस, ठीक है, एस्केरियासिस, हेपेटाइटिस, वो सब पढ़े। फिर पढ़े कि इम्यूनिटी क्या होता है और इम्यूनिटी कितने प्रकार का होता है। तो पढ़े कि शरीर की जो क्षमता है रोगाणुओं से लड़ने की, उसको क्या कहा जाता है, इम्यूनिटी कहा जाता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक वैसा इम्यूनिटी जो जन्म के पहले से होता है, उसको कहते हैं इनेट इम्यूनिटी या सहज प्रतिरक्षा, और जन्म के बाद होता है उसको कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। फिर पढ़े कि जो सहज प्रतिरक्षा होता है उसमें 4 तरह के अवरोध आते हैं। 4 तरह के अवरोध कौन कौन से आते हैं? तो शारीरिक अवरोध आते हैं, शरीर क्रियात्मक अवरोध आते हैं, कोशिकीय अवरोध आते हैं और साइटोकाइन अवरोध आते हैं। अब पढ़ना है आगे उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी में से सबसे अधिक क्वेश्चन आता है। तो हम शुरू में ही बोले हुए हैं कि 5-6 चैप्टर ही जो है बायोलॉजी में मेजर टॉपिक है। कौन कौन? रिप्रोडक्शन का 2 टॉपिक, सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर नंबर 2, मानव जनन चैप्टर नंबर 3, उसके बाद जेनेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 मेंडल वाला, वंशागति विविधता का सिद्धांत, चैप्टर नंबर 6 वंशागति का आणविक आधार, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और ये चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8। ये 5 से ही तुम्हारा जो है मतलब कि 60 to 65 नंबर क्वेश्चन जो है वो आएगा। बाकी सब चैप्टर एकदम आसान है, यही 5 मेन चैप्टर है। एक चैप्टर और है जयप्रदोष की, तो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी उतना कुछ नहीं है जितना क्वेश्चन इन 5 से आता है। तो इसमें से भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें ज़रूर आता है। ये टॉपिक से, ये टॉपिक मेरे ख्याल से 2 दिन चलेगा, तो इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन आता है। तो उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है? तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो अंग्रेजी में पहले ही बताया था, किसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है क्या होता है, तो वह प्रतिरक्षा जो जन्म के बाद प्राप्त किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा बोलते हैं। ये बताए हुए थे। उसके लिए बताते हैं कि ये स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है। सहज में क्या था कि विशिष्ट नहीं होता है, और इसमें कैसा होता है, ये विशिष्ट होता है। तो पहली बात विशिष्ट कैसे होता है अनुमान चल जाएगा। अभी इसमें उपार्जित किसे कहते हैं, तो वैसा प्रतिरक्षा जन्म के बाद प्राप्त किया जाता है उसे कहा जाता है उपार्जित प्रतिरक्षा। अब ये होता है 2 प्रकार का। जो उपार्जित प्रतिरक्षा है ये भी होता है कितने प्रकार का, 2 प्रकार। एक को बोलते हैं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया। तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया, ठीक है, थोड़ा सा नाम अलग अलग रहा होगा लेकिन इजी चीज समझने वाली ज़्यादा है इसमें। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। और दूसरा होता है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, या जिसको बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो जो उपार्जित प्रतिरक्षा है इसको शॉर्ट में लिख देते हैं हम HIR, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं, पहले इसको शॉर्ट में लिखवाए हुए थे CMI, ठीक है। तो वही सब यहाँ पढ़ना। तो मतलब जो उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है, तो वह प्रतिरक्षा जन्म के बाद प्राप्त किया जाता है उसको कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। ये 2 तरह का होता है, एक होता है तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया, सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही है, और दूसरा होता है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। ये छोटा टॉपिक है, ये बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये सब पढ़ने से पहले ब्लड के बारे में जितना हम बताए हैं उतना याद होना चाहिए। जैसे ब्लड में जो होता है कौन कौन प्रकार होता है, और मेनली WBC के प्रकार कौन कौन होता है। देखो हम बताए होंगे, थोड़ा बहुत याद होगा ही कि रक्त जो होता है, ठीक है, अब पूरा बताएंगे नहीं, पहले बता चुके हैं। रक्त होता है, इसमें 2 भाग होते हैं, रक्त की कोशिकाएँ होती हैं, और क्या होता है प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा 55% होता है, कोशिकाएँ 45% होता है। कोशिका 3 तरह का होता है, इधर देखो, इधर कोशिका होता है 3 तरह का, कौन कौन, RBC, WBC, और कौन होता है प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ WBC का जो प्रकार है वो याद रखना चाहिए, पहले ही बताएं एक बार, फिर देख लो। WBC के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। एक को बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, क्योंकि उसका भी यूज आएगा इसमें, इसलिए पता होना चाहिए।
तो एक को बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट और एक को बोलते हैं अग्रेनुलोसाइट। अग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट क्या होता है, तो कुछ WBC के अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ग्रेनुलोसाइट को हिंदी में बोलते हैं कणिकामय, कणिकामय, और इसको बोलते हैं कणिका विहीन। ठीक है, शुद्ध हिंदी में अगर बोलें तो कणिकामय और कणिका विहीन WBC कहा जाता है। WBC क्या है, कोशिका है। कोशिका के अंदर किसी किसी में कणिकाएं पाई जाती है, छोटी छोटी कणिकाएं पाई जाती हैं। कणिकाओं का काम क्या होता है वो सब नहीं पढ़ना है। छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, कणिकाएं पाई जाती हैं, उनको कहा जाता है ग्रेनुलोसाइट। और जिनमें ये कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है कणिका विहीन और ग्रेनुलोसाइट। फिर पढ़े थे कि जो कणिका विमय है ग्रेनुलोसाइट, ये होता है फिर से 3 प्रकार का। कौन कौन होता है, तो एक होता है इजिनोफिल, एक होता है बेसोफिल और एक होता है न्यूट्रोफिल। याद होगा, इसमें बताया था कि इजिनोफिल जो है 1 से 5% होता है, बेसोफिल जो है 0.5 से 1% होता है, न्यूट्रोफिल जो है 60 से 65% होता है। वैसे ही जो अग्रेनुलोसाइट है ये होता है फिर 2 टाइप का। एक होता है लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट। जो लिम्फोसाइट है ये होता है फिर 2 टाइप का। एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो इसमें जो लिम्फोसाइट है ये होता है 20 से 40% और जो मोनोसाइट है ये होता है 10 से 20%। पर देख लो WBC के टाइप का होगा 2 टाइप का। कौन कौन, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। ये हुआ फिर 3 टाइप का, इजिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ये हुआ 2 टाइप का, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो है 2 टाइप का, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। और मोनोसाइट जो है वह होता है 10 से 20%, लिम्फोसाइट होता है 20-40%, न्यूट्रोफिल होता है 60 से 65%, बेसोफिल होता है 0.5 से 1% और इजिनोफिल होता है 1 से 5%। इसमें से जो सबसे पूछा जाए कि सबसे कम कौन सा WBC होता है, याद रखना है कि WBC बेसोफिल होता है सबसे कम, तो सबसे कम है ना। और सबसे अधिक कौन होता है, तो न्यूट्रोफिल। एग्जाम में आता है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला WBC कौन है, तो न्यूट्रोफिल है। सबसे कम कौन पाया जाता है, बेसोफिल पाया जाता है। ठीक है, इस पर नोट कर लो, फिर ये आगे पढ़ा जाएगा। आगे लोग इसको पढ़ेंगे, विस्तार में नहीं है, इसको लिखना जरूरी है, लिख लो इसको। ठीक है, तो देखिए कि जो बाह्य प्रतिरक्षा होता है 2 तरह का होता है। एक होता है तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया और एक होता है कोशिका माध्यित अनुक्रिया। तो हम लोग को जो मुख्य रूप से जो पढ़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया, इसको भी बोलते हैं ह्यूमोरल। ये सब शब्द का मतलब क्या है ये सब समझ में आ जाएगा। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो अभी हम बताए हैं कि WBC जो है वो 2 तरह का होता है, ग्रेनुलोसाइट, अग्रेनुलोसाइट। जो अग्रेनुलोसाइट है 2 तरह का होता है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। जो लिम्फोसाइट 2 तरह का होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। उसमें से जो बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट वही इसको उत्पन्न करता है। और बता दें कि तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया को उत्पन्न कौन करता है, तो इसको उत्पन्न करता है बी लिम्फोसाइट। मतलब इसको उत्पन्न करने का काम, ये चीज करवाने का काम बी लिम्फोसाइट का है। अच्छा, ये चीज है क्या, ध्यान से समझो। जैसे ही कोई रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है, रोगाणु के यहाँ समझ चुके अभी तक कि जो भी ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रोगाणु कहा जाता है। ठीक है, चाहे साल्मोनेला टाइफी हो, चाहे स्टोकोरस निमोनी हो, चाहे वुचेरिया ब्रोनटोफ्ली हो, चाहे एर्सिनिया पेस्टिस हो, चाहे फ्लेवियागोवायरस हो, चाहे प्लाज्मोडियम हो, चाहे एंटोमाइसोलाइटिका हो, चाहे स्केचुलम रिक्वायर्ड्स हो, जो भी ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो रोग उत्पन्न करेंगे उन्हें क्या कहते हैं, रोगाणु कहते हैं। अब जैसे ही रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है, तो देखो कोई भी जो हमारा पूरा शरीर है, इस सबका नियंत्रण कैसे होता है, प्रोटीन के माध्यम से। शरीर पूरा बना हुआ है प्रोटीन का, और शरीर के अंदर जो भी केमिकल्स हैं वो सब प्रोटीन है। जैसे कि मस्तिष्क में जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो अलग अलग भावनाएं उत्पन्न करते हैं, पूरा जो शरीर में जो पूरा केमिकल है वो सब प्रोटीन है। शरीर में जितना एंजाइम है वो सब प्रोटीन है।
शरीर में जितना भी चीज़ शरीर में है जो महत्वपूर्ण काम कर रहा है वो सब प्रोटीन है, पूरा शरीर बना हुआ प्रोटीन का, पूरा नियंत्रण प्रोटीन से होता है। तो जैसे ही कोई रोगाणु प्रवेश करेगा शरीर में, जैसे ही कोई पैथोजन प्रवेश करेगा शरीर में, तो ये प्रवेश करते ही इसको लक्षण दिखाने से पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन बनाना पड़ेगा। क्योंकि सब लक्षण जो है उसका नियंत्रण कौन करता है, प्रोटीन करता है। रोगाणु कुछ नहीं कर सकता है, रोगाणु प्रोटीन बनाएगा। मतलब मान लो कि आज हम मेरे अंदर कोई रोगाणु प्रवेश किया तो उसका लक्षण आज नहीं दिखेगा, तो हर एक रोगाणु तो अलग अलग होता है। जैसे कि डेंगू के केस में जो है 5 से 10 दिन लग जाता है उसको प्रोटीन बनाने में। तो आज अगर डेंगू का वायरस आया, ठीक है, तो 5 से 10 दिन के बाद जो है डेंगू का लक्षण दिखाई पड़ेगा। ठीक है, हर एक का अलग अलग होता है। मान लो कि कोरोना चल रहा है तो कोरोना वाला जो वायरस है उसका 14 दिन है। तो एक बार जब कोरोना वायरस इंटर कर गया आज, तो आज ही कोरोना नहीं हो जाएगा, 14 दिन के बाद कोरोना होगा, क्योंकि 14 दिन लगेगा उसको प्रोटीन बनाने में। सबका अलग, सबसे ज़्यादा होता है HIV का, एड्स का। HIV का जो है 6 महीना से लेकर 10 साल तक हो जाता है। तो HIV अगर प्रवेश किया तो 6 महीना से लेकर 10 साल तक पता ही नहीं लगेगा HIV हो गया है। 10 साल के बाद, 6 महीना से लेकर 10 साल के बाद जो है मालूम चलेगा कि हाँ एड्स हुआ है। मतलब हर एक रोगाणु को कुछ समय चाहिए होता है जिस समय में वो प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, उस समय को कहा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। खैर ये सब नहीं पढ़ना होता है, ये सब आगे अगर पढ़ोगे बायोलॉजी तो उसमें मिलेगा। इंक्यूबेशन पीरियड सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो मतलब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो जितने समय में रोगाणु प्रवेश किया है और जितने समय प्रोटीन को बनाएगा उस समय को बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। अब ये जो प्रोटीन बनाएगा रोगाणु, इस प्रोटीन को बोलते हैं एंटीजन। क्या बोलते हैं इसको, एंटीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंटीजन। जो भी रोगाणु प्रवेश किया है शरीर में, तो प्रवेश करते ही रोगाणु कुछ नहीं कर सकता है जब तक वो प्रोटीन नहीं बनाए। और जो प्रोटीन रोगाणु बनाएगा उस प्रोटीन को क्या कहा जाता है, एंटीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलो, एंटीजन। अब जो एंटीजन होता है, जैसे ही एंटीजन बन गया, ध्यान समझो, जैसे ही एंटीजन बन गया तो एंटीजन के बनते ही रोग उत्पन्न नहीं हो जाएगा। तो एंटीजन जैसे ही बनेगा तो धीरे धीरे शरीर में रोग का लक्षण उत्पन्न होना शुरू होगा। अब जैसे ही एंटीजन बनेगा तो जो बी लिम्फोसाइट है यह विभाजित होगा। ठीक है, डिवाइड करेगा और डिवाइड करके 2 कोशिकाओं का निर्माण करेगा। एक कोशिका को कहते हैं प्लाज्मा कोशिका, एक को कहते हैं प्लाज्मा कोशिका, और एक को कहते हैं मेमोरी कोशिका। एक को कहते हैं प्लाज्मा कोशिका और एक को कहते हैं मेमोरी सेल। मतलब जैसे ही एंटीजन बन गया, रोगाणु आए, एंटीजन बनाया, वैसे ही बी लिम्फोसाइट डिवाइड हुआ। बी लिम्फोसाइट क्या है बता चुके हैं, WBC का टाइप है। डिवाइड किया और क्या बनाया, प्लाज्मा कोशिका और मेमोरी कोशिका। इसमें से जो मेमोरी कोशिका है, मान लो अगर किसी सेना को किसी सेना से युद्ध करने जाना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले जो सामने वाला सेना है उसका किस तरह का संरचना है, किस तरह का उसका चक्रव्यूह संरचना है, सब समझना पड़ेगा, तब जाकर सही से युद्ध कर पाएगा। तो वैसे ही बी लिम्फोसाइट को एंटीजन को मारने के लिए जो सेना तैयार करना है उसके पहले उसको एंटीजन को समझना पड़ता है। और समझने के बाद, एंटीजन पूरा संरचना समझने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है वो सब आकर मेमोरी कोशिका में जमा हो जाता है। नाम ही मेमोरी, जमा हो जाता है। और उस सूचना के आधार पर फिर जो प्लाज्मा कोशिका है ये विभेदित होता है, मतलब कि रूपांतरित होता है। यही मतलब क्या होता है, रूपांतरित होना। और रूपांतरित होकर एंटीबॉडी का निर्माण करता है। देखो हम लोग ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन एंटीबॉडी पढ़े थे वो अलग चीज था, और यहाँ पर दोनों अलग चीज है। यहाँ पर जो एंटीजन है, वहाँ पर जो एंटीजन था वो RBC कोशिका झिल्ली पर मिल रहा था। यहाँ पर जो एंटीजन है वो रोगाणु के द्वारा बनाया गया प्रोटीन है। वहाँ पर जो एंटीबॉडी था वो प्लाज्मा में मिल रहा था। यहाँ पर जो एंटीबॉडी है वह क्या है, प्रोटीन की सेना। एंटीबॉडी क्या है यहाँ पे, प्रोटीन की सेना, आर्मी ऑफ प्रोटीन, जो तैयार किया गया किसके द्वारा, प्लाज्मा कोशिका के द्वारा। क्यों, इस एंटीजन को मारने के लिए। अब जैसे ही एंटीबॉडी बन जाएगा तो जाकर इससे युद्ध करेगा और उसको मार देगा। ठीक है, और मार दिया, खत्म हो गया वो। उसके बाद जो भी सूचना उसका मिला है वो मेमोरी कोशिका में जमा हो जाएगा, फिर एंटीबॉडी खत्म हो जाएगा और मेमोरी कोशिका हमेशा के लिए रक्त में रह जाएगा। अब सुनो ध्यान से, जैसे कि मान लो
कि कोई रोगाणु पहले पहले प्रवेश किया, मान लो कि ये डेंगू का रोगाणु, तो डेंगू के रोगाणु का नाम क्या होता है? फ्लेविराइबोवायरस। डेंगू का जो रोगाणु है, ठीक है, डेंगू का, उसका नाम है फ्लेविराइबोवायरस। और शरीर में आता कहाँ से है? तो मच्छर से आता है। किस मच्छर से आता है? तो मादा एडिस। मादा एडिस पूरा नाम होता है एडिस ओजिप्टी, मादा से। तो मादा एडिस ओजिप्टी के द्वारा जो फ्लेविराइबोवायरस शरीर में आता है, ठीक है। मान लो जैसे ये वायरस आया तो क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा, एंटीजन। अब पहले पहले आया है ये, अभी तक शरीर की जानकारी नहीं था, तो जैसे ही प्रोटीन बनेगा तो बी लिम्फोसाइट क्या होगा? विभाजित होगा, और सबसे पहले इसके बारे में सूचना इकट्ठा करेगा, ठीक है। अब सूचना इकट्ठा करने में समय लग जाएगा, ठीक है। अब समय लगने के दौरान क्या होगा कि एंटीजन फैल जाएगा पूरे शरीर में और शरीर में रोग हो जाएगा, मतलब कि डेंगू का लक्षण आ जाएगा। इस दौरान मेमोरी को बना, फिर एंटीबॉडी बनेगा, लेकिन बहुत देर हो चुका है, बहुत देर हो चुका है, तो उससे क्या है? एंटीजन पूरे शरीर में फैल गया है और उससे फिर ये उसको मार नहीं पाएगा और हमको बाहर से बीमारी में जो है दवा लेना पड़ेगा उसको मारने के लिए। लेकिन जब यही दोबारा आएगा, ठीक है, जब दोबारा अब आएगा डेंगू का वायरस, तो अब पहले से मेमोरी उसका बना हुआ है, लेकिन जब ये मर भी जाएगा तो भले ही ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये मेमोरी है, हमेशा के लिए रह जाएगा ब्लड में। तो जब दोबारा आएगा यही रोगाणु, चाहे कोई भी हो, जब दोबारा आएगा तो इस बार इसको मेमोरी को नहीं बनाना है, पहले ही इसको देखेगा, पहचान लगेगी, तो पहले भी इसको देख चुके हैं, तो पहले से मेमोरी को सारा सूचना इकट्ठा है, तो इस बार जो है बहुत तेजी से एंटीबॉडी बनेगा और इसके फैलने से पहले ही इसको मार दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार जो बीमारी हो जाएगा दोबारा वो बीमारी होने का चांस नहीं होता है, या अगर हो भी गया बीमारी तो उसमें दवा करने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें बिना दवा के ही शरीर उसको मार देगा, क्योंकि शरीर के पास पहले से मेमोरी कोशिका बना हुआ है। यही इसका निष्कर्ष। अब इसमें कोई भी अगर जब पहली बार आएगा तो उस समय जो ये सारा क्रिया हुआ, प्लाज्मा कोशिका का बनना, मेमोरी कोशिका का बनना, इसको बोलते हैं प्राथमिक अनुक्रिया। इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक अनुक्रिया, या अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। और जब यही दोबारा आएगा, जब दोबारा अगर वही रोगाणु आएगा तब जो क्रियाएं होंगी उसको बोलेंगे द्वितीयक अनुक्रिया। द्वितीयक अनुक्रिया जिसको कि बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब जो प्राथमिक अनुक्रिया पूछा जाए आता है एग्जाम में कि इन दोनों में से कौन धीमे होता है और कौन तेज होता है, कौन धीमी गति से होता है और कौन तेज गति से होता है, तो निश्चित है कि प्राथमिक अनुक्रिया जो है धीमी गति से होगा, क्योंकि इसमें प्लाज्मा कोशिका ही बनाना है, मेमोरी कोशिका ही बनाना है, और ये जो है ये तेज गति से होगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी मेमोरी कोशिका बना हुआ है, तो बहुत तेजी से इसमें एंटीबॉडी बन जाएगा और इस रोगाणु को मार डाला जाएगा। तो ये सब चीज जो कि कहाँ होता है? ब्लड में होता है। तो ब्लड कैसा होता है? तरल, फ्लूइड, है ना। तो ब्लड में होने वाला जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया है, जो इम्यून रिस्पॉन्स है, उसी को कहते हैं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया। क्योंकि ब्लड में हो रहा है, अब ब्लड तरल होता है, फ्लूइड होता है, ठोस तो है नहीं, रक्त तरल है, तो उसमें होने वाले जो इम्यून रिस्पॉन्स है, प्रतिरक्षा अनुक्रिया है, उनको कहा जाता है तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया, जो दो तरह का होता है, प्राथमिक अनुक्रिया और द्वितीयक अनुक्रिया। प्राथमिक अनुक्रिया क्या है? तो जैसे ही कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है और वो एंटीजन का निर्माण करता है, तो फिर बी लिम्फोसाइट विभाजित होता है और प्लाज्मा कोशिका और मेमोरी कोशिका का निर्माण करता है, जिसमें से प्लाज्मा कोशिका विभेदित होकर एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी क्या है? जो प्रोटीन की सेना है। इस सारी क्रिया को बोलते हैं प्राथमिक अनुक्रिया। और जब वही रोगाणु दोबारा प्रवेश करेगा तो इस बार मेमोरी कोशिका नहीं बनाना पड़ेगा, इस बार केवल और केवल एंटीबॉडी बनेगा, तो इसको बोलते हैं द्वितीयक अनुक्रिया। ठीक है, इसमें से ये तेज गति से नहीं होता है, धीमी गति से होता है, और ये जो होता है तेज गति से होता है, द्वितीयक अनुक्रिया। अब यहाँ से बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। पहली बात ये एंटीबॉडी, एंटीबॉडी आखिर होता कैसा है, दिखता कैसा है, कितने प्रकार का होता है, इसमें से क्वेश्चन आता है। उसके अलावा जो है और भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, कि किस तरह से जो है प्रतिरक्षा होता है, कितने तरह का होता है, ठीक है, तो वो सब भी होते हैं। लेकिन मेन बात यही है, मेन बात यह है कि जैसे ही कोई रोगाणु होने के बाद, जैसे ही कोई रोगाणु प्रवेश करेगा तो रोगाणु को क्या बनाना पड़ता है? एंटीजन, प्रोटीन। बिना प्रोटीन के शरीर में कुछ नहीं होता है। तो जो प्रोटीन ये रोगाणु बनाएगा उस प्रोटीन को क्या बोलेंगे? एंटीजन बोलेंगे। अब जैसे ही एंटीजन बना,
बी लिम्फोसाइट विभाजित हुआ और क्या बनाया, प्लाज्मा कोशिका और मेमोरी कोशिका। प्लाज्मा कोशिका विभाजित होकर एंटीबॉडी बनाया, मेमोरी कोशिका में सारा सूचना उसका जमा हो गया, ठीक है। और पहली बार चूंकि बनने में समय लग जाता है, इसलिए इस बार ये शरीर में फैल जाएगा और रोग हो जाएगा और हमको बाहर से दवा लेना पड़ेगा। लेकिन जब दोबारा वो आएगा तो दोबारा ऑलरेडी उसका बना हुआ है, तो इस बार जो है हमको दवा नहीं मिले तो ऑलरेडी एंटीबॉडी बन जाएगा और एंटीबॉडी उसको मार देगा। तो मतलब ये है कि एक बार जो रोग हो जाएगा दोबारा वो रोग नहीं होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, जब हम पढ़े हुए थे प्लाज्मोडियम के बारे में, तो हम बताए थे कि प्लाज्मोडियम 4 तरह का होता है, फैल्सिपेरम, मलेरियाई, ओवल वायरस। उसमें से एक से अगर मलेरिया हो गया तो उससे नहीं होगा, बाकी तीनों से हो सकता है। वैसे ही डेंगू का जो वायरस है ये 6 प्रकार का होता है, तो एक से हो गया तो उससे दोबारा नहीं होगा, बाकी 5 से हो सकता है। अगर 6 से हो गया तब 7वीं बार नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर ये रूपांतरित, क्योंकि वायरस में हमेशा चेंजिंग होता रहता है, जैसे कोरोना वायरस जो है उसमें माना जाता है कि जब से वो चला है वुहान शहर से, जब तक यहाँ पहुंचा है तब तक उसमें 14 बार चेंजिंग हो गया है, 14 बार वो बदल गया है। मतलब जो वायरस वुहान में था वो वायरस यहाँ पर नहीं है, उसमें चेंजिंग हो गया, उसको बोलते हैं उत्परिवर्तन, उसमें उत्परिवर्तन हो गया है। तो वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसको ध्यान से लिखो और समझो।